ईवीएम के विरोध में देश भर में 4 चरणों का आंदोलन हमने शुरू किया था। 4 चरणों के इस आंदोलन में आज का चरण जो है चौथा चरण है और सारे देश भर से यहाँ पर 32 राज्यों से लोग आए हैं। 32 स्टेट से लोग आए हैं और ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में जब हमने इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया था, जब सबसे पहले हमने शुरू किया था तो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है, मगर जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, अब लोग सारे देश भर के लोग ईवीएम में घोटाला होता है इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए हैं। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है, ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा। मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम में जो घोटाला किया गया है उसका दस्तावेजी प्रमाण, ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी एविडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूं वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा था और जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो 84 में काशीराम जी ने ये नारा लगाया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये काशीराम जी ने नारा लगाया था। तब भारत का जो शासक वर्ग था उनको ये लगा कि जो लोग शासक चुनने का काम करते थे और दूसरे ही लोगों को शासक चुनते थे, अब कहने लगे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो अब ये लोग अपना शासन बनाना चाहते हैं।
अपना शासक बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं, अपना राज बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है मालूम नहीं कि 84 को 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 81 में 6 दिसंबर 81 को उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। हम तो इस आंदोलन में शुरू से संघर्ष में शामिल होते रहे। तो DS4 के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था और चुनाव लड़ने की वजह से इस देश के शासक वर्ग में ये मैसेज गया था कि अब ये लोग शासक चुनने का जो काम करते थे, क्योंकि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये आज भी हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। हमारे लोगों को, तमाम लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती ठीक से। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार है शासक चुनने का और शासक बनने का। तो हमारे लोगों की औकात 84 तक, हमारे लोगों की जो औकात थी, मूल निवासी बहुजनों की औकात थी कि वो वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए करते थे और ये मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं। हमारे लोग ऐसा मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, इसलिए वो शासक चुनने का ही काम करते थे और दूसरों में से शासक चुनते थे। इसलिए दूसरों में से शासक चुनते थे। तो जब उन्होंने 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के द्वारा बनाकर देखी और उन्होंने नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तब लोगों को लगा, शासक वर्ग को लगा कि अब ये शासक चुनना नहीं चाहते हैं, शासक बनना चाहते। शासक चुनना नहीं, शासक बनना चाहते। तो ये अभियान काशीराम जी के द्वारा शुरू किया गया था और इस वजह से 84 में जब ये बात सामने आई तो ईवीएम मशीन लाने का काम शुरू हुआ। ये थोड़ा बैकग्राउंड में आप लोगों को समझा रहा हूं कि ईवीएम मशीन अपने आप नहीं आई। ईवीएम आने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों ने इस देश में शासक बनने का अभियान शुरू किया था। अभी शासक चुनने का काम बहुत हो गया, अब हम लोग शासक बनेंगे। ये अभियान जब शुरू किया गया था, इसको रोकने के लिए ईवीएम मशीन लाया गया और उसके बाद में 20 साल तक इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले केरला में ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू हुआ और सारे देश भर में इसका प्रयोग धीरे धीरे इस तरीके से किया गया ताकि इस मशीन को जैसा वो चाहते थे वैसा उसको डेवलप किया जाए। जैसा मशीन वो चाहते थे, उस मशीन का जैसा उपयोग करना चाहते थे, वैसा उपयोग करने के लिए उनके पास ईवीएम मशीन का तजुर्बा होना जरूरी था। इसलिए 84 से लेकर उन्होंने 2004 तक ये प्रयोग किया और 2004 को फिर सारे देश भर में ईवीएम लागू किया। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है।
इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ये इस बैकग्राउंड के साथ ईवीएम को समझना है, इस बैकग्राउंड के साथ समझना है। इसलिए ये बैकग्राउंड आपको मैं समझा रहा हूं कि ईवीएम का लाने का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जब लोग जागकर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए शासक बनने का जब लोगों ने अभियान शुरू किया, तब उसको रोकने के लिए ईवीएम लाया गया। तो 2004 में ईवीएम का उपयोग करके कांग्रेस की सरकार बनी। ये सोचना गलत है कि केवल बीजेपी के लोग ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल बीजेपी के लोग ही ईवीएम का उपयोग करके शासक बन रहे हैं। ये बात सही नहीं है, इस तरह से सोचना सही नहीं है। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, और जब इसके सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने इकट्ठा किए, इसके सारे सबूत इकट्ठा किए गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था? कि हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी 2 बार कर लो, और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जाओ। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जो ईमान होता है ना, ईमान, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसके ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है, तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर आडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है? कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही। नहीं तो बीजेपी वाले कह रहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कहना। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना, सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और एक कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता,
ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते। यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, वे चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे ना, लगा दिया, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया। यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखे। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है, क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे,
ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से। और इस वजह से क्या होगा, बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक नहीं बनाया वोटर लोगों का, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को। आपको काम कितना है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा कोई पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है। ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 14 अगस्त 47 तक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग था, नहीं 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया, और जो भारत का शासक वर्ग, जो जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर के लोगों को हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। उसके द्वारा चुनकर आने वाली सरकार के द्वारा ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, अगर हमारे लोग अगर इतने ही समझदार होते कि केवल चुनने का काम करना है, मगर काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, बन भी सकते हैं, हम शासक वर्ग बन भी सकते हैं। ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है कि नहीं बन सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनवा कर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया, और 4 बार मुख्यमंत्री बनवा कर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर अब पैदा हो गया।
बामसेफ के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे अहम बात क्या करना है, यहां जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आखिर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, आने वाले समय में अभी 24 चल रहा है, हमने 2030 तक का 7 साल 8 साल का समय निर्धारित किया। ये 8 साल में आपको करना क्या है, तो 8 साल में आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांवों में जाते हो, जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमेटियां बनाओ। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना लिया सारे देश भर में, ये जो लोग है ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हो या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव-गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख जगह पर इस तरह की कमेटियां बनाते हैं और ये 15 लाख बूथ में, एक बूथ में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अपर लेयर है कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं और नॉमिनिक ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, एमबीसी की कमेटी बनाते हैं, ओबीसी की कमेटी बनाते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत 15 इंटू 14 कमेटियां, 1000 के बूथ में 14 कमेटियां अगर आप 3-3 लोगों की बनाते हो तो ये 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी सारे देश भर में। अगर 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी, अगर एक कमेटी ने 10 लोगों को मोबिलाइज किया तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन होगा। अगर आपने 40 लोगों को मोबिलाइज किया, ने 20 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 40 करोड़ होगा। अगर आपने 25 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 50 करोड़ मोबिलाइज हो जाएंगे लोग। अगर सारे लोग 2030 में 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए, तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम कुछ जरूरत नहीं है। हमारे लोग बोलते ना तलवार उठाएंगे, वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। हमारे लोग ही इतने हैं, अरे अगर सड़क पर उतर गए, अगर उन्होंने पेशाब कर दिया तो महा फ्लड आएगा। और ये जो 3.5% लोग हैं वो फ्लड में बह जाएंगे। तो हमारे लोगों को हमारे जनशक्ति की ताकत का पता नहीं है। ये हमारे लोगों की इतनी जनशक्ति है, उसको जगाने का काम करो। बम गोले, हथियार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शासक उनके पास है, पुलिस फोर्स उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है, पैरामिलिट्री उनके पास है। तो आपको 15 दिन में अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, मामला खत्म।
ये कोई उपाय नहीं है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। हिस्टोरिकल बातें, पुरानी कहानी, 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं। अरे 9 अगस्त 42 की, क्विट इंडिया मूवमेंट की, एक गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। आपको कानून की ताकत पता नहीं है, आप लोगों को कानून की ताकत पता नहीं है। अगर वो मर गया तो ही बचेगा, क्योंकि वो उसको पकड़कर फांसी देने के लिए जिंदा ही नहीं है। मगर चुनाव कमिश्नर अगर जिंदा है और हमारा राज आ गया, देशद्रोह हेलो, हाँ, तो अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये लोगों को भारत भेजो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सही चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहां? अमेरिका बोलेगा इसको क्यों भेजना, हमारे देश में अपराध किया, अब अपराधी को संरक्षण क्यों दे? सही मानना पड़ेगा उसको कि अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण। तो अपराधी बोले हाँ ठीक है, ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए कि नहीं? अब उन्होंने दे दिया। मैं आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम है? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा जो अलग तरीके से सोचता, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिए तो आंदोलन कैसा करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है। ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूं, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूरदृष्टि से देखता हूं और डेली सारे देश को और सारे समाज को और लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूं, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूं। मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूं, और अभी मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये इतना बड़ा जो सारे देश भर में अब आंदोलन, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है,
ये इतना लंबे देर से तैयारी करने की वजह से है। आप लोगों को लगता है 8 साल, ओ अरे बहुत लंबा है। हमारे लोगों को ऐसा लगा 8 साल बहुत लंबा है। ये जो नौजवान लोग हैं 8 साल में तो ये लोग हुक्मरान बनने के लिए परिपक्व हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये तैयार हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वामन मेश्राम को ही हुक्मरान बनना चाहिए। आप में से भी कोई आदमी हुक्मरान बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? इसके समाज को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काम चल रहा है, ये कारवां चल रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, कब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे ये कहते थे काम का, ये तो आदमी को यार अकलमंद मानते थे, वामन मेश्राम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे, ये क्या गलत बात, गलत मुद्दा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अक्ल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। अगर सभी के पास हो जाए तो फिर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में ये कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है। नेशनल इशू हो गया, इसका मतलब है अब ये मामला हल होने की दिशा में नेशनल एजेंडे पर आ गया है। और पवार साहब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो इस बात को मान गए। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में भी मामला अंदर पहुंच गया है। और इसलिए मैं एक बात, आखिरी बात कहकर आपको कुछ आंकड़े हैं बहुत चौंकाने वाले, आपको बताना चाहता हूं। क्या आप में से कितने लोगों को यह पता है? अरे भाई, आप मट्टी के ढेले हो जो पानी से भरभरा जाओगे। मिट्टी के ढेले हैं जो पानी गिरने से भरभरा जाओगे। मैं भी तो इधर ही हूं। अभी मट्टी के ढेले नहीं हो, अभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कपड़े गीले होंगे ना। तो शरीर में गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा कपड़े गीले होंगे। तो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं, देखो 2019 के चुनाव में मोदी को वोट परसेंटेज पड़ा 37.7%। मोदी को कितना परसेंटेज वोट था? 37.7%। और इंडिया गठबंधन अभी जो बना, उनके पास कितना परसेंटेज वोट है? 62.3%। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा? तो मोदी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत सकता। मोदी को ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई कैसे 37.7% वर्सेस 62.3%। तो इतने वोट थे, तो पिछली बार मोदी चुनाव क्यों जीत गया और ये लोग क्यों हार गए? क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले लोग यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अभी वो इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास 62.3% वोट है। तो मोदी के चुनाव जीतने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। मोदी को ये बात समझ में आती है। मीडिया वाले ये आंकड़े बता नहीं रहे हैं, चुनाव आयोग के साइट पर जाने के आधार पर बता रहा हूं आप लोगों को। ये हमारे पास डाटा है, ये डाटा मैं आपको समझा रहा हूं कि मोदी के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है।
और इंडिया गठबंधन के पास 62.3% वोट है, मोदी के पास 37.7% वोट है। और 10 साल का सरकार चलाने के बाद कुछ लोग उसके समर्थक विरोध में भी हो गए, कुछ विरोध में भी हो गए हैं, इसलिए राम मंदिर बनाने की बातें करने लग गए। सरकार का काम तो नहीं मंदिर बनाना, मगर मंदिर बनाने की बात जो मोदी कर रहा है तो उसका कारण यह है कि उसको लगता है कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत सकता, इसलिए मंदिर बनाने के झंझट में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आने वाले समय में ये जो चुनाव है इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो इसमें बदलाव हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। इस बदलाव को रोकने का काम ईवीएम के द्वारा हो सकता है। अगर चुनाव आयोग और शासक वर्ग ने ऐसा करने का काम किया तो मैं शासक वर्ग को चेतावनी देता हूं, हिंसा होगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम, मेश्राम जी ईवीएम फोड़ने का आदेश दे दो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ईवीएम फोड़ने के लिए मैं अभी आपको कोई आदेश देने के पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग को विचार करने के लिए 10 दिन का और समय देता हूं। 10 दिन के बाद फोड़ने का वीडियो बनाऊंगा। 10 दिन के बाद, 10 दिन तक चुनाव आयोग के अधिकारियों को सोचने के लिए समय दे रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए, अरे इतनी जल्दी आप वोट देने का मामला, बैलेट पेपर का मामला करोगे तो इतनी जल्दी बैलेट कैसे छपेंगे? तो उनको, हमारे लोगों को जानकारी तो होती नहीं है। अरे कैंडिडेट का आखिरी नाम डिक्लेयर होने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है भाई। और गधे लोग, हमारे लोग जो है ना गधे लोग, अरे उनको समझ ही है नहीं ज्यादा। आखिरी कैंडिडेट का नाम जब डिक्लेयर होता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है बैलेट पेपर में। ईवीएम मशीन में तो 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट, कौन आदमी चुनाव लड़ने वाला है कोई पता तो है नहीं चुनाव आयोग को, और हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग बैलेट पेपर छपते हैं, क्योंकि हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट होते हैं और कहीं कहीं जो है 50 होते हैं, 60 हो जाते हैं, उसी हिसाब से छपते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए आसान काम है, ज्यादा काम, मुश्किल काम नहीं है। ये काम होना चाहिए। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए मैं यहाँ चुनाव आयोग को मांग करता हूँ कि बैलेट पेपर पर चुनाव करो, और 10 दिन का समय मैं आपको देता हूँ। अगर आप 10 दिन में इसको निर्णय नहीं करते हो तो फिर मैं खुद अपना वीडियो बनाऊंगा कि ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ पर, वैसे तो अभी बूथ बनाना शुरू कर दो। ये जो मशीन फोड़ने के लिए 50% काम तो कर ही दो, बूथ बनाना शुरू कर दो। अगर बूथ बनाने से चुनाव आयोग मान गया, अगर चुनाव आयोग मान गया, बूथ बनाने से मान गया, तो ये बूथ का उपयोग शासक वर्ग बनाने में करेंगे। इस तरह से काम लेना पड़ेगा। अगर मान लो बूथ वाइज संगठन बन गया तो इसका उपयोग शासक वर्ग बनाने के लिए करेंगे, और नहीं तो फोड़ने तोड़ने के लिए करेंगे। तो इसलिए आने वाले समय में मैं ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, आप शांति से सुनो, और ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप यहाँ बहुत भारी संख्या में 32 राज्यों से लोग आए हुए हैं और सारे देश भर से आए हुए लोग हैं। ये आपको लड़ाई जीतना है तो 6 लाख गांवों में और बूथ लेवल का 15 लाख लोगों का संगठन आप खड़ा कर दो, जो चाहते वो हो जाएगा। 15 लाख बूथ का अगर आपने संगठन बना लिया तो आप इस देश में जो चाहते वो हो जाएगा। जो सफलता चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, वो सारा का सारा हो जाएगा। ये करो,
इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करके आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और साथियों को निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप लोगों का समाप्ति की घोषणा करें।